प्रिय छात्रों, भानुमति के पिटारे में मैं अर्चना झा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा रचित एक बेहद रोचक और व्यंग्यपूर्ण कहानी तुम कब जाओगे अतिथि। कहानी का आरंभ होता है एक आम भारतीय गृहस्थ के जीवन से, जहाँ एक अतिथि के आने से पहले घर में खुशी होती है, उत्साह होता है, लेकिन जब अतिथि ज़्यादा दिन तक रुक जाए तो फिर वही खुशी एक बोझ, एक असहनीय स्थिति बनकर रह जाती है। अतिथि आते हैं, स्वागत होता है, पहले दिन चाय मिलती है, खाना भी अच्छा बनता है, पर जब तीसरे चौथे दिन भी वो वहाँ टिके रहते हैं तो गृहस्वामी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। शरद जोशी ने इस कहानी में बड़े ही मज़ेदार तरीके से भारतीय सामाजिक परंपरा अतिथि देवो भव पर हल्का सा व्यंग्य किया है। गृहस्वामी के मन में चल रहा संघर्ष, आदर भी दिखाना है पर अतिथि से छुटकारा भी पाना है। इस अंतर्द्वंद को लेखक ने बहुत ही कुशलता से दर्शाया है। हर सुबह गृहस्वामी यह सोचता है कि अतिथि आज जाने की बात करेंगे। लेखक ने हास्य के माध्यम से यह सवाल खड़ा किया है कि अतिथि कब तक अतिथि रहते हैं, कब वो अवांछित बन जाते हैं और अंततः जब अतिथि विदा लेते हैं तो घर में एक गजब की राहत की सांस फैल जाती है, मानो किसी विपत्ति से मुक्ति मिल गई हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अतिथि सत्कार जरूरी है, पर संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और यह भी कि हास्य और व्यंग्य के माध्यम से गंभीर सामाजिक समस्याओं को भी समझाया जा सकता है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। इससे कभी कभी मेजबान को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और वह बेचारा खून का घूंट पीकर रह जाता है। अच्छा अतिथि वही होता है जो अपने मेजबान को पहले से अपने आने की सूचना दे और 1 या 2 दिन अपनी आव भगत कराकर विदा हो जाता है। इस पाठ में लेखक के घर एक ऐसा ही अतिथि आता है जो 4 दिन हो जाने के पश्चात भी अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेता। इससे पति पत्नी दोनों बहुत परेशान होते हैं। पाठक इस पाठ को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाता है। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे
जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यहाँ एक दर्द, एक चुभन जो बहुत दिनों तक अतिथि के रुक जाने से जो आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी है लेखक को, उसका दर्द यहाँ बयां कर रहे हैं लेखक शरद जोशी। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया था। भाई, कोई अतिथि घर में आएंगे तो जाहिर सी बात है खर्च तो डबल हो जाएगा। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में, ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि भरपूर स्वागत किया था, खिलाने पिलाने का अच्छा प्रबंध किया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं बार बार ऊपरी मन से तुम्हें रोकने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानोगे कि मेरे घर में मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा और तुम चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे, अर्थात दिखावटी प्रसन्नता लेखक यहाँ कह रहे हैं। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी मान सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं होने दी। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, अर्थात तुम्हें जाने की जिद करनी चाहिए थी। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम यहीं जमे रहे। अब सोचिए यहाँ लेखक के मन पर क्या बीत रही है। प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने 4 दिनों से अपने घर आए अतिथि का वर्णन किया है। वह अपने मन ही मन इस अतिथि के बारे में बातें कर रहा है कि यह अतिथि कैलेंडर के सामने बिना संकोच किए सिगरेट पी रहा है। इसे दिखाकर लेखक विगत 2 दिनों के कैलेंडर की तारीखें बदल रहा है। आज इसे यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं, पर यह जाने का नाम ही नहीं ले रहा और न ही इसके जाने की संभावना दिख रही है। यह उसके घर में अपने चरण रूपी कमलों की छाप छोड़ चुका है। इसने एक गहरा निजी संबंध स्थापित कर लिया है और यह उसकी आर्थिक पोजीशन भी देख चुका है। अब इसे यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। जिस दिन अतिथि उसके घर आया था, उस दिन ही उसका बटुआ काँप गया था, यानी खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया था लेखक के ऊपर। वह और उसकी पत्नी ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया था। इसके सम्मान में उन्होंने रात के भोजन को अचानक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में परिवर्तित कर दिया था। उस समय एक ही आशा थी कि वह दूसरे दिन ही यहाँ से चला जाएगा। हालांकि जब वे इससे कुछ समय और ठहरने के लिए कहेंगे तो भी नहीं रुकेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दूसरे दिन भी अतिथि घर में ही बना रहा। उन्होंने अपनी पीड़ा को प्रसन्नता से सहन किया। फिर दोपहर के समय के भोजन को लंच में बदला और रात को सिनेमा भी दिखाया। इतना सम्मानित किया, इतना सब कुछ किए जाने पर भी भावभीनी विदाई का पल नहीं आया तो वे दोनों पति पत्नी मन मसोस कर रह गए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रेखा की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी जब कोई सताने लगे तो उसे राक्षस ही कहा जा सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही है। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक बिना बुलाए, यहाँ पर व्याख्या है, लेखक बिना बुलाए अतिथि का वर्णन करता है। तीसरे दिन प्रातःकाल अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को अपने कपड़े देना चाहता है। यह सुनकर उसे बेहद दुख हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह अभी नहीं जाने वाला। उस समय वह ऐसा सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि देवता नहीं बल्कि कुछ अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। मेजबान बने लेखक ने कहा कि कपड़े जल्दी धुलवाने के लिए किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं। अतिथि के साथ लेखक को लॉन्ड्री पर जाते देख लेखक की पत्नी उसे एकटक निहारती ही रह गई। उसे महसूस हुआ कि अतिथि अभी कुछ दिनों तक और ठहरेगा। पति पत्नी की आशंका निर्मूल नहीं थी, वास्तविकता में बदल गई थी। कपड़े धुलकर आ गए थे, लेकिन अतिथि देवता अब भी नहीं गए।
यह देखकर उनके चेहरों की मुस्कुराहट प्रायः लुप्त हो गई थी। ऐसे में लेखक सोचता है कि वह कल से उपन्यास पढ़ रहा है और यह अतिथि फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है, क्योंकि चर्चा के सारे विषय बंद हो चुके हैं। लेखक चुप रहना ही उचित समझ रहा है, जिससे मित्रता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई और उसके प्रति अच्छी भावनाओं ने मन ही मन में गालियों का रूप धारण कर लिया था। अब लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो, हमें उपवास तक जाना होगा। यानी कि अब हम और खातिरदारी नहीं कर सकते। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? पर सोचो प्रिय कि शराफत की कोई चीज़ होती है। शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? इन पंक्तियों की व्याख्या है। यहाँ लेखक शरद जोशी ने उस समय का वर्णन किया है जब उनके घर 4 दिनों से आया हुआ अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी पत्नी ने धीरे से पति से पूछा कि ये यहाँ कब तक रहेंगे। लेखक ने संकेत में कहा, मुझे क्या पता। पत्नी ने खिचड़ी बनाने की बात कही तो लेखक ने हाँ कर दी। किंतु लेखक मेजबान और अतिथि के उन क्रियाकलापों और प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने लगा जिनके तहत डिनर से चलकर आज खिचड़ी खाने की नौबत आ चुकी थी। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें उपवास तक करना होगा। इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेखक मन ही मन सोचता है कि इस अतिथि को यहाँ आकर अच्छा लग रहा होगा। वास्तव में दूसरों के घर में जाकर अच्छा लगता ही है। अगर बस चलता तो सभी व्यक्ति दूसरों के घर में जाकर ही रहते, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। इस अतिथि को सोचना चाहिए कि उन्होंने इसकी खूब आवभगत की है और शराफत भी दिखाई है। यदि वे गेट आउट बोल देंगे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेखक मन ही मन कहता है कि कल सूर्य के दर्शन हो जाने पर 5वां दिन हो जाएगा। उसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरण इसे जब चूमेगी तो यह अपने घर लौटने का निर्णय ले लेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह लड़खड़ा जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी।
हे अतिथि देवता, तुम्हारे दर्शन भरपूर हो गए। जिस प्रकार देवता अपने दर्शन देकर लौट जाता है,